everyone. Welcome to my YouTube channel, Jasti Ki Pathshala. This is the video for seated aspirants, and this is the book of McGraw-Hill that covers the NCERT Social Studies and Pedagogy. First of all, we'll study social studies and हिस्ट्री में क्या-क्या घटना घटी है, ये हमें कैसे पता चलता है? सोर्सेस से। और सोर्सेस हमें कहाँ से मिलते हैं? जब एक्सकवेशंस होता है या फिर कोई लिटरेरी सोर्सेस हमें मिल जाए कि किसी ने कुछ लिख दिया हो कहीं पे, तो वो पढ़ के हमें पता चलता है, या इंस्क्रिप्शन से। और एक और सोर्स है जो कि कॉइन्स है, और हम लोग आज कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो कॉइन्स की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। ये सब छोटे बट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ये एक बुक है जो समरी है एनसीईआरटी की, और इसमें बहुत ही मेन पॉइंट्स डाले गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीजें अगर एक बार अच्छे से पढ़ ली जाए तो हमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीटेट के लिए इतना इनफ होता है। द ओल्ड कॉइन्स वेयर मेड ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड लीड मेटल्स। तो जो पुरातन कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, वो किस चीज के बने होते थे? कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के एंड लीड मेटल्स के। और जो अभी के सिक्के होते हैं, अभी के जो कॉइन्स हैं, वो किस चीज के बने होते हैं? अभी के सिक्के निकल, कॉपर और जिंक के बने होते हैं। इवन एक मेटल से नहीं, कभी कभी मल्टीपल काइंड्स ऑफ मेटल को मिला के भी सिक्के बनाए जाते हैं, और इनके कुछ लेयर्स होते हैं। और जब मेटल्स को मिला के सिक्के बनाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्लैड कॉइन्स। ओके। जब मेटल्स को मिला के बनाया जाए सिक्के को, तो उसे क्या कहते हैं? क्लैड कॉइन्स। और द लेयर्स ऑफ द क्लैड कॉइन्स आर लाइक सैंडविच। The earliest coins found in India are punch mark coins, which belongs to 5th century. तो सबसे पहले जो कॉइन्स पाया गया था इंडिया में, वो पंच मार्क कॉइन्स था, और ये 5th सेंचुरी का कॉइन था। These were made by striking metals, and how these were made by heating metal. तो जब इसे हीट करके बनाया जाता था, जब इसे स्ट्राइक करके बनाया जाता था, इस वजह से इसको नाम क्या दिया गया? पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में जो रूलर्स थे, उन्होंने कैसे कैसे कॉइन्स को इशू किया, और किसने कितना ज्यादा क्वांटिटी में इसे इशू किया है। कुषाण जो थे, उन्होंने सबसे पहले इशू किया है गोल्ड कॉइन। इससे पहले गोल्ड कॉइन्स की प्रचलन नहीं थी। सबसे पहले गोल्ड कॉइन को किसने इशू किया था? कुषाण ने। और ये एक रिचनेस भी बताता है, क्योंकि गोल्ड कॉइन इशू करना इज अ बिग थिंग। और ये सबसे पहले किसने किया था? कुषाण ने। क्या हम लोग अभी सोच सकते हैं गोल्ड कॉइन इशू करने के बारे में? नहीं। ये कुषाण कौन थे? इंडो यूरोपियन नोमैडिक पीपल, जो नॉर्थ वेस्ट चाइना से माइग्रेट होके आए थे इंडिया में। और इनके फाउंडर कौन थे कुषाण डायनेस्टी के? खुजूल खरवेशिश। नाउ, इनके बारे में क्या था? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुषाण जो है वो सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किया था। बट गुप्ता अंपायर के बारे में हम लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त सेकेंड एंड समुद्रगुप्त एंड ऑल। तो उन्होंने जो है गोल्ड कॉइन को लार्ज क्वांटिटी में इशू किया था। सबसे पहले इशू किया है कुषाण ने, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में किसने इशू किया है? गुप्ताज ने। और जो सतवाहना ने लीड कॉइन को बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में इशू किया है। लीड के कॉइन को सबसे लार्ज क्वांटिटी में किसने इशू किया है? सतवाहनाज ने। और सतवाहनाज ने 14 के भी कॉइन को इशू किया था। चलिए, द कॉइन्स ऑल्सो बियर द फिगर ऑफ क्लान्स एंड डेटीज, रिलीजियस सिंबल्स एंड राइटिंग्स। अब कॉइन्स के जो फिगर्स होते हैं, वो किस चीज के फिगर होते हैं? उस टाइम के जो प्रचलित चीजें हैं, उस चीज के फिगर को कॉइन्स पे उतारा जाता है। जैसे कि डेटीज हो गए, लॉर्ड शिवा थे उस टाइम के, तो मे बी लॉर्ड शिवा का फिगर उस पे डाला जा सकता है। रिलीजियस सिंबल्स कुछ भी, अभी जैसे हमारे सिक्का हम लोग देखते हैं, 1 रुपए वाला या 1 रुपए वाला आई गेस, तो उसमें अशोक स्तंभ है। और पहले जो था एक सिक्का, उसमें धान का सिंबल था। तो ऐसे ही कुछ कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं। और उस टाइम के सिंबल्स क्या थे? डेटीज के सिंबल हुआ करते थे, रिलीजियस सिंबल्स हुआ करते थे। और कभी कभी तो वो लोग अपने किंग का भी फिगर उतार दिया जाता था सिक्का में। चलिए नेक्स्ट,
Statues, temples, buildings, paintings, etc. are also other archaeological evidences. ऑब्वियसली स्टैचूज, टेम्पल्स, बिल्डिंग और पेंटिंग्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, क्योंकि ये उस टाइम के कल्चर को दर्शाता है कि उस टाइम का कल्चर कैसा था, उस टाइम की पेंटिंग्स कैसी होती थी, बिल्डिंग्स कैसी। पेंटिंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पेंटिंग के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि हमारी कल्चर कैसे वर्क कर रही है, हमारा कल्चर क्या है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। एक टाइम को हम लोग लैंग्वेज समझने में हमें प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन पेंटिंग पढ़ के हम लोग बता सकते हैं कि पेंटिंग्स क्या कहना चाह रहा है। बिल्डिंग्स एंड ऑल, टेम्पल्स एंड स्टैचूज, ancient places and temples throw light on style of ancient architecture. Ancient palaces and temples. टेम्पल्स के भी बहुत सारे स्टाइल थे, और ये क्या दर्शाता है? एंशियंट आर्किटेक्चर्स को। हमारा इंडिया बहुत रिच आर्किटेक्चर्स, बहुत रिच है आर्किटेक्चर में, क्योंकि एंशियंट टाइम पे ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स बने हैं, ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर बने हैं, और वो दिखाती है कि हमारा जो इंडिया था उस टाइम पे कितना रिच था आर्ट एंड क्राफ्ट में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स में। The temples and stupas found from Southeast Asia and Central Asia. Southeast Asia, ये है हमारा पूरा एशिया वाला पार्ट, जिसमें नॉर्थ एशिया ये है, साउथ एशिया हमारा इंडिया, और सेंट्रल एशिया ये, जहाँ पे अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में और साउथ एशिया वाले पार्ट में सबसे ज्यादा क्या बताया गया है कि इंडियन कल्चर कैसा था। पेंटिंग्स ऑफ अजंता। पेंटिंग्स ऑफ अजंता जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, एंड दिस इज द रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। और अजंता केव्स जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट को दर्शाता है। एंशियंट इंडियन आर्ट और बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट को बहुत अच्छे से अजंता केव्स दर्शाता है। और इसमें किस टाइप के पेंटिंग्स हैं? एक्सप्रेसिव पेंटिंग है, लाइक गेस्चर, पोज एंड फॉर्म्स एंड ऑल। जो भी उसके अंदर पेंटिंग्स है वो फेशियल एक्सप्रेशंस को, उसके इमोशंस को बताता है। That paintings of Ajanta shows beautiful expression of human emotion. Ajanta caves are in Maharashtra. जो पेंटिंग ऑफ अजंता है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और एक्सप्रेशन दिखाता है ये ह्यूमन के इमोशन का। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, लिटरेरी सोर्सेज। अब ये चौथा पॉइंट है, लिटरेरी सोर्सेज। अभी हमने पढ़ा कॉइन्स के बारे में, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, कि हमारे जो हिस्ट्री के सोर्सेज है उसमें एक सबसे बड़ा सोर्स है लिटरेरी सोर्सेज, जो कि लिखा हुआ है, और हम लिख के बता सकते हैं, लिखा हुआ पढ़ के बता सकते हैं कि हमारे हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, या हमारा हिस्ट्री कैसे कैसे डेवलप किया, कैसे कैसे डिक्लाइन किया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। पहला है रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा है सेक्युलर लिटरेचर। दो टाइप के लिटरेचर हुआ करता था। पहला था रिलीजियस लिटरेचर, जिसमें कि बहुत सारी रिलीजियस चीजें लिखी गई है, जिसमें मेन्यूस्क्रिप्ट्स आते हैं, वेदास हैं, ब्राह्मणा के स्क्रिप्चर्स हैं, उपनिषद एंड रामायणा, महाभारता एंड पुराण, स्मृति स्क्रिप्चर्स एंड नॉन ब्राह्मणिक स्क्रिप्चर्स, जिसमें रिलीजियस बातें लिखी गई है कि उस टाइम के डेटीज कौन कौन थे, क्या क्या यजनाज हुआ करते थे, पूजा पाठ कैसे होता था, या उसका मीनिंग क्या था पूजा पाठ, अगर सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं उस चीज डेटीज को लेके तो किस रीजन से हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रिलीजियस लिटरेचर। और सेक्युलर लिटरेचर जो था वो रिलीजियस लिटरेचर से हट के था, जिसमें हमारे नॉवेल्स आ जाते हैं, या बायोग्राफीज ले लेते हैं किसी की, जैसे कोई किंग है उसकी बायोग्राफी लिखी जाती थी कि उनकी पूरी लाइफ टाइम कैसी थी, उनका क्या योगदान रहा, हमारे किंगडम कैसी थी। फैंटेसी, जो इमेजिनेशन बातें, जो इमेजिनरी बातें हो रही है, नॉवेल्स लिख रहे हैं इंटरेस्ट के लिए, तो ऐसा था। अब सबसे पहले पढ़ेंगे रिलीजियस लिटरेचर के बारे में, जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट आता है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? हैंड रिटन नोट्स, जो ओरिजिनल है, जो सबसे पहले फर्स्ट कॉपी अगर किसी ने लिखा है, मैन्यूस्क्रिप्ट उसको कहेंगे। और वेदास तो हमें पता है, हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में, म्यूजिक एंड ऑल, सेक्रीफाइसेस, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है। ब्राह्मणा स्क्रिप्चर्स, जिसमें कि ब्राह्मण्स लोग डिस्क्राइब किए हैं कि वेद में क्या लिखा है या पूजा पाठ कैसे होता है। उपनिषद और रामायण। रामायण बहुत फेमस है, दैट वी ऑल नो, कि राम जी के टाइम पे राम की किंगडम कैसी थी,
और उनका राज्य कैसा था या उनका शासन कैसा था। महाभारत की लड़ाई, पुराण, स्मृति स्क्रिप्चर्स, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। स्मृति स्क्रिप्चर्स क्या होता है? स्मृति स्क्रिप्चर्स is a class of Hindu scriptures of ancient India based on human memory. स्मृति elaborate Vedic literature and codifies it. मतलब स्मृति स्क्रिप्चर्स का काम क्या है? जो वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है उसको एलाबोरेट करना, उसको डिफाइन करना या कोडिफाई करना। क्योंकि जो हमारा वेद लिखा गया था वो संस्कृत में लिखा गया है और उसमें बहुत सारे वर्सेस हैं, तो उसको डिफाइन करता है हमारा स्मृति स्क्रिप्चर्स। ठीक है, और उसी को डिफाइन करने की कोशिश किया है हमारा ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स में भी यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? सेक्युलर लिटरेचर इंक्लूड्स बायोग्राफी, फैंटेसी एंड फिक्शन लिटरेचर, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा नॉवेल आता है। फैंटेसी हो गई कि काल्पनिक कथा जो होती है, और फिक्शन हो गया कि ऑन बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, नॉवेल, स्टोरीज, नोवेला। फाइन। नेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट। इन एंशियंट टाइम में क्या होता था? इन टुडेज वर्ल्ड वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू राइट अ बुक। हमारे पास टाइपराइटर है, हम लोग उससे लिख सकते हैं, और बुक आई गेस बुक लिखना थोड़ा इजी है। अर्लियर मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड रिटन नोट्स होता था, इसमें हाथ से लिखी हुई चीजें होती थी जो ओरिजिनल है, जो प्रॉपर ओरिजिनल है, और ये हैंड रिटन है, उसे हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। दे वर रिटन ऑन पाम लीव्स, और पहले पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, और बार्क ऑफ बर्च ट्रीज पे, मतलब जो ट्रीज की छाल है उस पे लिखी जाती थी। These manuscripts give vivid descriptions of religious belief, behavior, life of kings, medicines and science। और इस मैन्यूस्क्रिप्ट पे किन चीजों के बारे में लिखी जाती थी? रिलीजियस बिलीफ के बारे में। एज आई सेड कि जब भी बुक्स लिखते हैं, जब भी किसी भी चीज के बारे में लिखते हैं, तो वो उस टाइम के कल्चर को बताता है। इधर इट इज क्वाइन और इंस्क्रिप्शंस या फिर लिटरेचर। बिहेवियर उस टाइम के कैसे थे पीपल के, उसके बाद किंग्स की लाइफ कैसी थी, मेडिसिन क्या थे, उस टाइम की बीमारियां क्या थी, और उसके हिसाब से मेडिसिन कैसी होती थी, और साइंस के बारे में एवरीथिंग। Besides this, there are also epics, poems, and dramas. Most of the manuscripts are written in Sanskrit, but some are in Prakrit and Tamil. और उस टाइम की हमारी जो प्राइम लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत, तो बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो संस्कृत में थे, बट कुछ ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाए गए हैं जो प्राकृत और तमिल में थे। फाइन। नेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स, वैदिक लिटरेचर। नाउ वी ऑल नो कि देयर आर फोर वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। ओके, अब ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? ऋग्वेद में है हमारे रिचुअल्स के बारे में, कि हमारी संस्कृति कैसी थी, कौन कौन से डेटीज हैं, उनके कितने वर्ड्स हैं, मंडलाज एंड ऑल। तो हम लोग इसे डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे। उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद में हमारा म्यूजिक के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद tell us all about the collection of ritual worksheet formulas, mantras and chants used in worship ceremonies। अब हम लोग जब पूजा करते हैं तो उसमें हम लोग जो रिचुअल्स करते हैं, जो हम लोग मंत्र कहते हैं, तो वो सबको कैसे कहा जाए, या वो सारे मंत्र वगैरह सब लिखा गया है यजुर्वेद में। और अथर्ववेद इज ऑल अबाउट मैजिकल चार्म्स। ओके, मैजिकल चार्म्स, काला जादू। ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स। Brahmana scriptures were composed in order to understand law of offerings and rituals given in Vedas। अब वेद ओरिजिनल है, उसमें सब कुछ लिखा गया है संस्कृत में। बहुत सारे वर्सेस लिखे गए हैं, डेटीज को कैसे कैसे पूजा किया जाता है या उनके क्या क्या गुण हैं। अब ब्राह्मणी स्क्रिप्चर्स क्या करते हैं? उसको डिफाइन करते हैं कि क्या लॉ ऑफ ऑफरिंग है, उसे किस ऑर्डर में ऑफरिंग्स करनी है, या फिर रिचुअल्स कैसे किया जाए। ठीक है, ये वेद को समझाने में हेल्प करता है ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स, क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे, और वेदास पढ़ने के बाद वो स्क्रिप्चर्स लिखते थे ताकि लोगों तक उनकी बात पहुंचे। आर्यंका स्क्रिप्चर्स की भी वही कहानी है, वो भी जो है डिस्क्रिप्शंस ऑफ फिलोसॉफिकल एंड मिस्टिकल टॉपिक्स ऑफ आर्यंका स्क्रिप्चर्स।
ठीक है, ये वेद के बारे में ही डिफाइन द इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ contemplative knowledge has been given more importance instead of yajnas. Due to being studied in forest, they are called Aryanka. अब देखिए अरंका स्क्रिप्चर्स ऐसा है कि ये भी हमारे वेदास में क्या लिखा गया है, क्या रिचुअल्स हैं, उसे डिस्क्राइब करता है। जो हम लोग फेथ है, हमारे अंदर जो फेथ है डेइटीज को लेके, उसके बारे में एक प्रूफ देता है कि अगर हम लोग कोई रिचुअल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इस रिचुअल के पीछे क्या रीजन है। इस रीजन को बताता है अरियंका स्क्रिप्चर्स कि हमारी जो फेथ है किसी चीज को लेके वो अंधविश्वास ना हो, उसके पीछे जो लॉजिक है उस लॉजिक को बताया है अरियंका स्क्रिप्चर्स में। अंडरस्टूड बेटर? और बिकॉज ये फॉरेस्ट में पढ़ा जाता था इसलिए इसे कहते हैं अरियंका। ओके, नाउ देयर इज उपनिषद। अब उप मीन्स नियर एंड निषद मीन्स सिटिंग। जो जो बुक्स या जो चीजें गुरु के करीब आके पढ़ी जाए, गुरु के निकट आके बैठ के पढ़ी जाए, या गुरु अगर पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स वहां पे ऑरली पढ़ रहे हैं तो उसे कहेंगे उपनिषद। फाइन। उपनिषद आर द लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर सो दे आर कॉल्ड वेदांता। अब उपनिषद को हम लोग वेदांता भी कहते हैं और ये लास्ट पार्ट है हमारे वेद का, हमारी वैदिक लिटरेचर का। और जो टोटल नंबर ऑफ उपनिषद हैं वो हैं 108, 108 उपनिषद हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। हम सबने सुना है सत्यमेव जयते कि सत्य की हमेशा जय होती है। ये कहाँ से लिखा गया है, लिया गया है? ये भी उपनिषद से लिया गया है और ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। फाइन। नेक्स्ट, वेदांग। वेदांगा इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेदास। ऑल्दो वैदिक ओरिजिनल है, वेद ओरिजिनल है, मैंने कहा वो संस्कृत में लिखी गई है, उसमें बहुत सारे वर्सेस होते हैं, लेकिन बाकी सारे स्क्रिप्चर्स जो लिखे गए, बाकी सारे लिटरेचर जो लिखे गए वो उस वेद को समझाने के लिए लिखा गया। ठीक है, तो वेदांग भी यही काम करता है कि ये हेल्प करता है हमें वेद को समझाने में। दीज आर, और इस चीज में क्या है, ये बहुत डिटेल में हमें समझाता है, वेदांग हमें बहुत डिटेल में समझाता है क्योंकि इसमें पार्ट वाइज दिया गया है। शिक्षा, फोनेटिक्स के बारे में हम लोग उसमें पढ़ सकते हैं। दिस इज लाइक अ ग्रामर बुक। कल्पा, रिचुअल्स, व्याकरण, ग्रामर, निरुक्ता, इटमोलॉजी, छंद, मैट्रिक्स एंड ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ वेदांगा जिसे हम लोग पढ़ते हैं और वेद को समझने में आसानी होती है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर रिटन इन पाली लैंग्वेज। और अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की। सबसे पहले बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं कि जो बुद्धिज्म किसने स्टार्ट किया। गौतम बुद्ध फाउंडर थे बुद्धिज्म के, जिनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। कब जन्म हुआ था इनका? 563 बीसी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और लुम्बिनी इज अ प्लेस, लुम्बिनी एक प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और वो जो है शक्य क्षत्रिय क्लैन में उनका जन्म हुआ था। उनका जो कास्ट कह सकते हैं हम लोग, शक्य क्षत्रिय थे वो लोग, उनके फादर किंग थे। एट द एज ऑफ 29 ही रिनाउंस्ड हिज होम बिकॉज उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए थे। ही हैड 4 साइट्स, एन ओल्ड मैन, उन्होंने 4 चीजों को देखा था। एन ओल्ड मैन, अ डिजीज्ड पर्सन, अ डेड बॉडी एंड एन एस्थेटिक, and this became a turning point of his life. उनके जो टीचर थे वो थे अलारा कल्मा। At the age of 49 he attended enlightenment under a peepal tree at बोध गया। अब हम लोग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। Now there is Buddhist text. Early Buddhist texts were written in Pali language. Now द लैंग्वेज हैज चेंज्ड, क्योंकि हम लोग बहुत हम लोगों ने अधिकतर किसके बारे में पढ़ा था? संस्कृत के बारे में। जब बुद्धिज्म आया तो लैंग्वेज थोड़ी चेंज हुई और यहाँ पे बुद्धिस्ट जो थे वो पाली लैंग्वेज में टेक्स्ट लिखते थे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू लाइफ ऑफ बुद्धा आर इन द जटक टेल्स। दैट इज जटक टेल्स, एक बुक है जिसमें लाइफ बुद्धा की लाइफ के बारे में लिखा जाता है।
बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे एंशियंट टाइम के बारे में बताई गई है, जिसमें एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाय है, जिसमें जिसमें मेंशन किया गया है कि एंशियंट टाइम में 16 जनपद थे। 16 महाजनपद में बड़े बड़े किंगडम थे, और वो 16 किंगडम थे ऐसे। वो सिक्स सेंचुरी बीसी के टाइम पे। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे? मगध, अंग, काशी, कुशाला, अवंती, वत्स, गंधार, कंबोजा, छेदी, वज्जी, मल्ला, कुरु, पांचाला, मत्स्य, सूरसेना एंड अशोका। तो ऐसे 16 महाजनपद थे 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे। नेक्स्ट है त्रिपिटक। अब हम लोग बात करेंगे त्रिपिटक के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। थ्री मीन्स थ्री मीन्स तीन, और पिटक मीन्स होता है बास्केट। पिटक literally means basket, and it was called so because the original texts were written on palm leaves and kept in basket। जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे वो पाम लीव्स पे लिखे जाते थे और उन्हें बास्केट में रख दिया जाता था, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? पिटक। त्रिपिटक इसलिए क्योंकि यहाँ पे तीन टेक्स्ट हैं, एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में लिखा गया है मोनास्टिक कोड के बारे में, सुत्त पिटक में लिखा गया है बुद्धास सेइंग के बारे में, और अभिधम पिटक में लिखा गया है रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्ध। तो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुद्धिज्म टेक्स्ट खत्म होती है। नेक्स्ट है जैन टेक्स्ट, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, और फिर आगे कॉन्टेम्प्ररी टेक्स्ट एंड सेक्युलर लिटरेचर। थैंक यू एवरीवन।